श्रीजी स्कूल के प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 8 हिंदी व्याकरण ऑनलाइन क्लास में आपका प्यार भरा स्वागत है। व्याकरण का हम पाठ अब पढ़ने जा रहे हैं 12। पाठ 11 कारक हमने पूरा कर लिया था और मैं समझता हूँ कि आपने उसके क्वेश्चन आंसर पूरे कर लिए होंगे। और जैसा कि मैंने पहले बताया है, आपको कॉपी चेक करने की देनी है। एक्सरसाइज की हुई किताब अभी नहीं लानी है। व्याकरण की किताब स्कूल खुलने के बाद आपको लेके आनी है। इस तरह से हम पाठ पढ़ेंगे 12। अब क्रिया, वर्ब, इसको थोड़ा सामान्य सी क्रिया होती है, क्रिया के भेद और परिभाषा ये सब जानेंगे। और क्रिया का क्या महत्व है व्याकरण में। बिना क्रिया के कोई सेंटेंस पूरा हो ही नहीं सकता, होता ही नहीं। क्रिया अपने आप में व्याकरण का एक बहुत बड़ा पार्ट है, भाग है और महत्वपूर्ण भाग है। क्रिया पढ़ते हैं, समझते हैं। बच्चे खेल खेल रहे हैं, जैसे देख लो, पढ़िए, समझिए। बच्चे खेल रहे हैं, किसान खेत जो रहा है, हाथी जा रहा है। ये जो सब हाथी का जाना, जोत रहा है किसान, और खेल रहे हैं बच्चे, ये सब कुछ न कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, कुछ कार्य कर रहे हैं, कुछ न कुछ गतिविधियाँ इनके द्वारा पूरी की जा रही है। तो आप समझते हो, एनीथिंग डू एल्स, जो कुछ हम करते हैं, जो जो हमारे से कार्य किया जाता है या कुछ होता है, वो क्रिया के द्वारा संपन्न होता है। पढ़ना, लिखना, उठना, बैठना, हंसना, गाना, रोना, आना जाना, खेलना, सोना, जगना, दौड़ना, गाना बजाना, जितना कुछ होता है, जो कुछ होता है, जो कुछ न कुछ क्रिया के द्वारा ही होता है। ऊपर लिखे वाक्य में होने की सूचना दें। बच्चे खेलते हुए, किसान जोतते हुए, हाथी जाता हुआ। यहाँ कार्य होने की इन अवस्थाओं या प्रक्रिया को क्रिया कहते हैं। तो ये कुछ कार्य हो रहा है इनके द्वारा, और ये इसकी परिभाषा हो जाएगी, देख लीजिए। ये परिभाषा, अतः वे सब जिनसे किसी कार्य के किए जाने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। किसी कार्य के किए जाने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। कोई कार्य होता भी है और उसके द्वारा होने का बोध होता है तो ये क्रिया। क्रिया विकारी शब्द है। विकारी का मतलब जहाँ जिस शब्द से कोई विकार परिवर्तन होता है उसको विकारी शब्द कहते हैं, अर्थात जिस रूप से परिवर्तन होता है। क्रिया के होने की प्रक्रिया के आधार पर दो प्रकार की क्रिया हैं, एक कार्यवाही किए जाने वाले और एक अस्तित्ववादी। दूसरा अपने आप होने वाले कार्य। अपने आप होने वाले होते हैं कुछ कार्य, और कुछ कार्यवाही के द्वारा किए जाते हैं। जैसे उदाहरण, आज मैं दिन भर सोता रहा, पूरब सूर्य से निकल रहा है। एक तो अपने आप कार्य हुआ, सूरज पूर्व से उगना निकला, ये प्रकृति का जो नियम है, जिसको गॉड अपने सिस्टम से चला रहा, भगवान परमात्मा जो अपने सिस्टम से सूर्य चांद तारे निकल रहे हैं, ऋतुएं बदल रही है, और ये सब हो रहा है ऑटोमेटिकली। और एक हम जो करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, वो सोते हैं, गाते हैं, आते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, ये सब एक तो होने वाली क्रिया है और एक करने वाली क्रिया है। समझ गए होंगे। क्रिया के धातु। क्रिया के मूल रूप से दो धातु होते हैं। पढ़ना क्रिया है, मूल धातु, मूल रूप धातु है, पठ धातु है। अब जैसे पहले भी बताया, क्रिया के धातु परिवर्तन नहीं होता, परिवर्तन क्रिया के रूप होते हैं। ठीक है। जैसे मूल रूप है रो और क्रिया है रोना। लिख है उसका लिखना, पढ़ है उसका पढ़ना, हंस है उसका हंसना। और वैसे भी हम जानते हैं, वर्ड इन्हें बोलना, लिख इन्हें लिखना, हंस इन्हें हंसना। ऐसे कितने ही शब्द हैं जो उनके धातु होते हैं, उनके शब्दों को बनावट होती है। धातु के भेद। धातु हिंदी में 4 धातु के भेद होते हैं, सामान्य धातु, व्युत्पन्न धातु, नाम धातु और मिश्र धातु। यहाँ सामान्य धातु वे धातु जो मूल धातु में ना प्रत्यय जोड़कर बनाए जाते हैं। जैसे का है मूल धातु है,
उसमें ना प्रत्यय लगा दिया, तो गाना, हंसना, देखना, रोना, आना, जाना, ऐसे कितने ही। कुछ व्युत्पन्न धातु, व्युत्पन्न धातु वे सामान्य धातु से भिन्न भिन्न प्रत्यय लगाए जाते हैं, भिन्न भिन्न अलग अलग लगाए, कोई ना नहीं लगेगा, कुछ अलग अलग लगेंगे। जैसे पढ़ना तो पढ़ाया, पढ़ना, दोनों, सुलाना, सुलाया, तो अलग या भी लग गया और ना भी लग गया। नाम धातु तीसरी है, किसी कार्य के काम के पीछे प्रत्यय लगाकर बनने वाले शब्द नाम धातु होते हैं। जैसे कोई कार्य के नाम है, कार्य का नाम क्या है, धमकी होती है नहीं, कोई कार्य, शर्म होती है, ऐसे कितने ही शब्द हैं उसमें। धमकाना, शर्माना, प्रत्यय लगा दिया और उसको बना दिया। इस तरह से मिश्र धातु वे जो संज्ञा, विशेषण तथा क्रिया विशेषण शब्दों के बाद जुड़कर उनको क्रिया रूप में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। जैसे बाहर जाना, बाहर और जाना, बाहर विशेषण है और जाना क्रिया है, तो बाहर जाना ये हो गया। बात बिगड़ना, सच्चा होना, इन जुड़कर एक क्रिया रूप में परिवर्तित कर देते हैं, जैसे विशेषण और जैसे आगे और भी समझेंगे इसके। क्रिया के भेद, क्रिया के दो भेद हैं, कर्म के आधार पर क्रिया और संरचना के आधार पर। कर्म के आधार पर क्या क्या भेद है देख लेते हैं, फिर संरचना बनावट है आधार के और दूसरा भाग समझ लेते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के दो प्रमुख भेद हैं, एक सकर्मक और दूसरी अकर्मक। ये महत्वपूर्ण है, सकर्मक और दूसरा अकर्मक। सकर्मक और अकर्मक क्या फर्क होता है, सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं और अकर्मक किसे कहते हैं, ये थोड़ा सा ध्यान देकर समझने जैसी बात है, वरना हम उलझते रहेंगे या फिर डाउट हमारा दूर नहीं होगा। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब। सकर्मक क्रिया, सकर्मक अर्थात कर्म सहित, जिसमें कर्म प्रधान रहता है, कर्म हमेशा रहता है, कर्म उपस्थित रहता है, वह क्रिया जिसमें कर्म उपस्थित हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी सेंटेंस में कर्म मौजूद होता है तो ही वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। साइलेंट भी होता है, कभी कभी दिखता नहीं लेकिन कर्म मौजूद होता है, वहाँ पर भी सकर्मक क्रिया होती है। लेकिन इसको समझने के लिए थोड़ा दिमाग पे लोड डालना पड़ेगा। चींटियाँ मिठाई खा रही है, चींटियाँ हैं, चींटियाँ छोटी छोटी हैं, मिठाई हैं और खा रही है, खाना क्रिया है और मिठाई को खा रही है, को साइलेंट है यहाँ पे। सुयश गिलास से ही पानी पीता है, अब पीता या पीना एक ही क्रिया है। पानी को पीता है और गिलास से पीता है, तो दो कर्म है यहाँ पर, गिलास से और पानी को, दोनों ही यहाँ पर कर्म है। तो उपरोक्त वाक्यों में क्रिया खाना के साथ मिठाई कर्म उपस्थित है। ठीक है, देख लीजिए आप, क्रिया खाना, मिठाई, खाना खा रही है चींटियाँ, लेकिन किसको खा रही है, मिठाई को खा रही है। वैसे ही दूसरे वाक्य में क्रिया के साथ पानी तथा गिलास, कर्म, दो कर्म है, जैसे मैंने बताया दो कर्म उपस्थित है, अतः यह सकर्मक क्रिया है। कई कई कर्म दो भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है। और कर्म जब सेंटेंस में उपस्थित रहता है, कर्म मौजूद रहता है, कर्म होता है, वहाँ सकर्मक क्रिया होती है। कर्म के आधार पर कर्म की दो भेद है, ये इसको समझ लेंगे। एक कर्मक और द्विकर्मक। एक कर्मक क्रिया, जिस वाक्य में क्रिया के साथ एक ही कर्म उपस्थित होता है वही कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मैंने आम खाया, आम को खाया, कबीर पेंसिल मत लाओ, मतलब यहाँ दोनों में एक एक कर्म, आम तथा पेंसिल एक ही उपस्थित है, अतः कर्मक क्रिया, एक कर्मक क्रिया, अकर्मक नहीं, एक कर्म, कर्म एक ही हो, सकर्मक में एक कर्म और दो कर्म, द्विकर्म हो वहाँ दो कर्म और एक कर्म हो वहाँ पर एक कर्मक। यह सकर्मक का ही दो भाग हैं, सकर्मक क्रिया हम पढ़ रहे हैं, कर्म के आधार पर सकर्मक क्रिया। ठीक है, एक कर्मक दो कर्म। द्विकर्मक में क्या होता है, दो क्रिया होती है। जैसा कि हम जिस वाक्य में क्रिया के साथ दो कर्म एक साथ उपस्थित, वहाँ द्विकर्मक क्रिया होती है। मुझे आज ही हवाई जहाज से मुंबई जाना है, जाना क्रिया है, जाना क्रिया है, मुंबई और हवाई जहाज, हवाई जहाज से एक कर्म तो ये हो गया और मुंबई को दो हो गया, ये दो कर्म द्विकर्मक क्रिया। कारीगर ने
अलमारी के सफ़ेद रंग से पेंट किया कलर किया, किसके किया, अलमारी के, और किस, सफ़ेद रंग से। तो ये दो कर्म है, अलमारी के और सफ़ेद रंग से। हवाई जहाज और मुंबई, ये आगे हम समझ लेंगे, इसको डाउट क्लियर कर देंगे, ये समझेंगे हम। प्रत्येक वाक्य में दो दो कर्म उपस्थित है यहाँ पर। प्रथम वाक्य में हवाई जहाज तथा मुंबई, दूसरे वाक्य में अलमारी तथा सफ़ेद रंग। तो द्विकर्मक क्रिया है। सकर्मक के दो भेद हैं, एक कर्मक क्रिया और दूसरा द्विकर्मक क्रिया। ठीक है, इस तरह से हमने सकर्मक को अच्छी तरह समझा। सकर्मक में है जो वाक्य में कर्म मौजूद रहता है, कर्म उपस्थित रहता है, वहाँ सकर्मक क्रिया होती है। अब क्रिया का दूसरा भेद है सकर्मक और अकर्मक। अकर्मक में हम पढ़ेंगे जिस वाक्य में क्रिया के साथ कर्म उपस्थित न हो, यानी कि जो सेंटेंस है जिस वाक्य में क्रिया के साथ कर्म उपस्थित न हो, कर्म का उपस्थित नहीं होगा, वहाँ अकर्मक क्रिया होगी, यानी कर्म होगा ही नहीं, साइलेंट वाइलेंट की बात नहीं, होगा ही नहीं। जैसे आप देखें, इसको समझें, जैसे चिड़िया उड़ रही है, तो उड़ना कर्म है ही नहीं, वो एक स्वाभाविक क्रिया उड़ना। सूरज निकल रहा है, निकलना, सूरज का निकलना एक स्वाभाविक क्रिया है, ऑटोमेटिक प्राकृतिक क्रिया। तो ये सूर्य का निकलना अकर्मक क्रिया है। चिड़िया उड़ रही है, ये भी उड़ रही है, तो ये उड़ रही है बस, तो ये अकर्मक क्रिया है। कुछ अन्य अकर्मक क्रिया जैसे गिरना, उठना, सोना, चमकना, उड़ना, जाना, दौड़ना, हंसना, लेटना, ठहरना, ये सब अकर्मक क्रिया है। लेकिन कुछ जानने के बाद ये भी समझ लेना है, कुछ वाक्यों में कर्म नहीं होता परंतु होने का संकेत देता है, यानी साइलेंट रहता है। कर्म होता तो नहीं है लेकिन होने का संकेत देता है। जैसे मैंने खाना खा लिया, तो क्या खा लिया, खाना खा लिया है, आम खाए, अमरूद खाए हैं, कुछ भी, जो भी खाना है। यहाँ खाना, फल, मिठाई या कोई भी खाद्य पदार्थ हो सकते हैं, कर्म के रूप में उपस्थित होने का संकेत करता है, इसे अकर्मक क्रिया नहीं माना जा सकता। यहाँ इसको अकर्मक नहीं माना जाएंगे। कुछ न कुछ खाना में खा लिया है, यहाँ पर सकर्मक क्रिया है। ठीक है, अकर्मक और सकर्मक में फर्क, सकर्मक की अकर्मक की डेफिनेशन और उसके उदाहरण। जब भी आपको, तो अकर्मक जिस क्रिया के साथ कर्म उपस्थित हो, वहाँ अकर्मक क्रिया उपस्थित न हो। वाक्य में क्रिया के साथ कर्म उपस्थित नहीं होता है, वहाँ अकर्मक क्रियाएं होती हैं। तो इस तरह से हम अकर्मक और सकर्मक को समझ गए हैं। अब इसके आगे देखिए, संरचना या बनावट के आधार पर दूसरा जो क्रिया के दो भेद हैं, उसमें से संरचना और बनावट के आधार पर, संरचना या बनावट के आधार पर क्रिया के निम्नलिखित भेद होता है। एक समझेंगे हम, सामान्य क्रिया जो ऑर्डिनरी होती है, सिंपल सी। संयुक्त क्रिया, दो से जुड़कर, प्रेरणात्मक, प्रेरित करने वाले, नाम धातु, कृदंत जिसके पीछे कृत अंत होता है, और पूर्वकालिक क्रिया। ये 6 प्रकार की क्रियाएं होती हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, संरचना बनावट के आधार पर इसमें 6 प्रकार की क्रियाएं हैं। तो सामान्य क्रिया, सामान्य अंतर साधारण। साधारण क्रिया में क्या होता है कि क्रिया के जिस रूप से कार्य के सामान्य होने की सूचना मिले, वह सामान्य, एकदम सिंपल सी ऑर्डिनरी जैसे सेंटेंस बनते हैं, ये सामान्य क्रिया होती है। जैसे आप देखेंगे, समझेंगे, जैसे तुम चलो, यहीं बैठो, वह ऊपर गया, उसने, ऐसे कुछ भी सेंटेंस, छोटे छोटे बड़े बड़े जो भी होगा, वह सामान्य से। वह पढ़ा, वह हंसा, तुम चलो, यहीं बैठो, ये क्रिया के सामान्य रूप रहते हैं, यहाँ सामान्य क्रिया है, सामान्य क्रिया ही कहेंगे। तो संयुक्त क्रिया दूसरा इसका भाग है संयुक्त क्रिया। तो संयुक्त क्रिया में क्रिया के जिस रूप से रचना या बनावट के आधार पर क्रिया क्या होती है, रचना या बनावट के आधार पर क्रिया को जो बनाया जाता है, वहाँ पर
क्रिया के जिस रूप से उसके संयुक्त रूप प्रयोग होने की सूचना मिलती है। संयुक्त यानी जोड़ा गया, संयुक्त संयुक्त प्रयोग होने की सूचना में संयुक्त क्रिया कहलाते हैं। जैसे मुझे बुलाया जा रहा है, बुलाया जा रहा है, खाकर जाना है। यहाँ जा रहा है और खाकर दोनों ही क्रिया हैं, और जा और खाकर मुख्य क्रिया तथा रहा और जाना है सहायक क्रिया है। इनमें संयुक्त क्रिया मानेंगे, क्योंकि जा है और रहा ये संयुक्त क्रिया हो गई, और जाना है खाकर ये संयुक्त क्रिया हो गई, पूर्वकालिक क्रिया हो गई। यहाँ संयुक्त क्रिया मानेंगे, इसको संयुक्त क्रिया की श्रेणी में रखेंगे। सहायक क्रिया हमेशा मुख्य क्रिया में सहायक होती है। ऐसी क्रियाओं को एक रंजिक क्रिया माना जाता है। सहायक करने वाली क्रिया होती है उसको हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं आप। जैसे जाना, आना, उठना, बैठना, लेना, देना, माना आदि रंजक क्रियाएं हैं, सहायक क्रियाएं हैं ये। ठीक है। प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया में आप जानते हैं प्रेरित किया जाता है, किसी को प्रेरणा दी। अब प्रेरित करने का मतलब किसी से कार्य करवाया भी जाता है, तो यहाँ प्रेरणार्थक क्रिया होती है। प्रेरणार्थक क्रिया का अर्थ होता है प्रेरित करना। क्रिया के जिस रूप से कर्ता कार्य स्वयं न कर किसी और से कार्य करने की प्रेरणा दे, यानी कार्य खुद नहीं कर स्वयं नहीं करके और दूसरे से किसी से मोटिवेट करके कार्य करवाता है, और प्रेरणार्थक होती है। जैसे सोहन नौकर से सामान मंगवा लेता है। सोहन है, नौकर को कहता है वो सामान ले, प्रेरित किया, नौकर को लिया। पिताजी मेरे लिए पुस्तक ले आएंगे, पिताजी हैं उन्होंने खुद खुद बेटे जी ने खुद ने काम नहीं किया, और पिताजी से प्रेरित होकर काम करवा दिया, या पिताजी काम उन बेटे के लिए कर रहे थे, पिताजी मेरे लिए पुस्तक ले आएंगे। यहाँ कार्यकर्ता सोहन तथा बालक द्वारा न होकर क्रमशः नौकर तथा पिताजी से हो रहा है। ठीक है। सोहन कार्य नहीं करके नौकर से कर रहा है, और बालक है वह खुद नहीं करके अपने पिताजी के द्वारा किया जा रहा है, उनसे हो रहा है, यूँ समझ लें। तो यहाँ प्रेरणार्थक क्रिया है, प्रेरित हुए वो लेके आए। इस आधार प्रेरणार्थक क्रिया के दो भेद होते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया के दो भेद होते हैं, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। कैसे होते हैं इसको समझ लेंगे। प्रथम प्रेरणार्थक में जिस क्रिया के कर्ता स्वयं उपस्थित होकर कार्य की प्रेरणा देता है, कर्ता स्वयं रहता है उपस्थित और कार्य करने की प्रेरणा देता है, और प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे खेल शिक्षक ने सभी बच्चों को दौड़ना सिखाया। खेल शिक्षक है जो हेल्थ एजुकेशन देने वाले, टीचिंग करने वाले खेल शिक्षक, वे सभी बच्चों को क्या करते हैं, दौड़ना सिखाया, उन्होंने दौड़ना सिखाया। आज मुझे माँ ने नहलाया। अब इसमें समझ लेंगे, यहाँ प्रेरणा तो दी गई, लेकिन प्रथम ने जो कार्य स्वयं कर्ता बन के कर रहा है साथ में, जैसे खेल शिक्षक है वो करता है और बच्चों को दौड़ना सिखाया। जैसे आज माँ है उसने नहलाया, तो नहलाया के कार्य क्रिया तो नहलाने की, लेकिन माँ के द्वारा पूरी हुई, कर्ता स्वयं मौजूद रहा साथ में, और शिक्षक भी खेल शिक्षक भी था और दौड़ना भी सिखाया। तो यहाँ दौड़ना तथा सिखाना और नहलाना दोनों कार्य प्रेरणा के द्वारा स्वयं स्वयं दी जा रही है, अतः प्रथम प्रेरणार्थक है। स्वयं दी जा रही है, जो करता है वो स्वयं उसको क्रिया को संपादित कर रहा है और प्रेरित कर रहा है। फिर दूसरा है द्वितीय प्रेरणार्थक, जब कर्ता कार्य में स्वयं सम्मिलित नहीं होकर किसी और कार्य करने की प्रेरणा देता है। ठीक, दूसरे से कार्य करवाता है, स्वयं नहीं करता है, कर्ता नहीं करके किसी दूसरे से करता है, तो ये यह द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया होती है। मैं अपना टिकट एजेंट से बुक करवाता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, अपना टिकट एजेंट से बुक करवाता हूँ, तो स्वयं कार्य नहीं करके मैं अपना कार्य किसी एजेंट से करवा रहा हूँ, ये द्वितीय प्रेरणार्थक है। मेरे कपड़े हमेशा दर्जी ही सिलता है, मेरे कपड़े हैं वो दर्जी सिलता है, मैं स्वयं नहीं सिलता हूँ, दर्जी सिलता है, तो दर्जी यहाँ द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया है। ऐसे कुछ और भी शब्द उसको समझ लेंगे। इसे जैसे मुख्य क्रिया है प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। पढ़ना, पढ़ाना प्रथम प्रेरणार्थक देने वाला, और पढ़वाना, ठीक है, पढ़वाना। दौड़ना, दौड़ाना
दौड़ाने वाला में कर्ता मौजूद होगा, और दौड़वाना उसमें दो तीसरे से दौड़वाया जा रहा है, ठीक है। या कह सकते हैं कि कर्ता स्वयं नहीं होकर उससे कार्य को संपादित कर रहा है। सोना, सुलाना और सुलवाना, सीखना, सिखाना और सिखवाना। इस तरह से कितनी और भी क्रियाएं प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक होती हैं, उस तरह से इसमें देख लो आप। पीना, पिलाना और पिलवाना। एक तो पीता है पानी को, और एक पिलाना है, हाथ से हमने पिला दिया, ये प्रथम कर। और दूसरा मैं किसी से कहता हूँ पानी पिलवाना, भाई जी आना पानी पिलाना, तो ये तीसरे से बहन जी आना पानी पिलाना, तो ये तीसरे दूसरे के द्वारा कर्म किया जा रहा है, खुद नहीं करके दूसरे से कार्य पूरा करवाया गया, तो ये इस तरह से द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया होगी। जीतना, जिताना और जितवाना, खाना, खिलाना और खिलवाना, चलना, चलाना और चलवाना, बोलना, बुलाना और बुलवाना, देना, दिलाना और दिलवाना, करना, कराना और करवाना, धोना, धुलाना और धुलवाना। इस तरह से ये शब्द हैं और उनको कार्य पूरे होते हैं। नाम धातु क्रिया, अब इसमें नाम धातु क्रिया है। नाम धातु क्रिया में वे क्रिया रूप जो संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण से निर्मित होते हैं। संज्ञा से भी बनते हैं, सर्वनाम से भी बनते हैं और विशेषण से भी बनते हैं, नाम धातु क्रिया कहलाती है। वह दिन भर बतियाता रहता है, वह साल बहुत गर्मा रहा है। यहाँ बतियाना और गर्माना शब्द विशेषण से निर्मित हैं, अतः यह बतियाना तथा गर्माना दोनों नाम धातु क्रिया हैं। कैसे समझेंगे इसको? नाम धातु क्रिया, ये गर्माना और बतियाना, इसको समझेंगे। देखो, रंग, रंगना, उठ, उठना, शर्म, शर्मन, शर्मा, दुख, दुखना, झूठ, झुठलाना, नाम धातु संज्ञा से बनने वाले शब्द है। बात, बतियाना, लज्जा, लजाना, ये संज्ञा से बनने वाले शब्द हैं। अब विशेषण से बनने वाले भी होंगे, वो भी समझ लेते हैं। अनुकरणवाचक शब्द, अनुकरणवाचक हिन हिन, हिन 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 हिनाना, थर थर थरथराना, कम कम कपकपाना, खट खट खटखटाना, टिम टिम टिमटिमाना, टन टन टनटनाना, भिन भिन भिनभिनाना, बड़बड़ बड़बड़ाना। ऐसे ये नाम धातु नाम धातु क्रिया के रूप बनाए जा रहे हैं, और ये संज्ञा के द्वारा और बनाए जा रहे हैं, ठीक है। अब है सर्वनाम शब्दों से। सर्वनाम शब्दों से कैसे बनाते हैं? सर्वनाम शब्दों से मैं, मिमियाना, अपना, अपनाना, ये खुद के बारे में और अपने के बारे में बात करें। विशेषण शब्दों से होता है गरम से गरमाना, और मोटा से मुटियाना, मुटाना, चिकना से चिकाना, चिकनाना, और नरम से नरमाना, दोहरा से दोहराना, लंगड़ा से लंगड़ाना। कृदंत, आप जानते हो, प्रत्यय पढ़ चुके हो, तो वे क्रिया रूप जो कृत प्रत्यय के योग से बनते हैं कृदंत कहलाते हैं। अतः कृत्य, ता, आ, कर आदि कृदंत क्रियाएं 3 प्रकार की होती है: भूतकालिक, पूर्वकालिक और वर्तमानकालिक। भूतकालिक में जैसे चल से चला, जल से जला। पूर्वकालिक में जैसे चल कर, पल कर, ये पूर्व काल से आएगा। वर्तमान काल में गलता, चलता, सजता, ऐसे ऐसे ये तीनों ही कालों की कृदंत प्रत्यय होंगे। पूर्वकालिक क्रिया में क्या होता है? वे क्रिया रूप जो मुख्य क्रिया से पूर्व आकर मुख्य क्रिया में विस्तार देते हैं, वे पूर्वकालिक क्रिया कह जाते हैं। जैसे बच्चा दौड़ दौड़ कर थक गया, तो यहाँ पर दौड़ और दौड़ उसको रिपीट किया गया। यहाँ दौड़ दौड़ कर मुख्य आकर मुख्य क्रिया के पूर्व आई क्रिया है। रवीना आकर सो गई, सोई तो है लेकिन आकर सोई, अतः ये पूर्वकालिक क्रिया है। दोनों ही जगह पर पूर्वकालिक क्रिया है। दौड़ दौड़ कर और आकर, ये दोनों ही दौड़ दौड़ कर और आकर, ये दोनों ही
पूर्वकालिक क्रिया। इस तरह से हम क्रिया को अच्छी तरह से समझ गए हैं या समझ रहे हैं, और आपको लाइव क्लास में अच्छा से समझा दिया जाएगा। इसमें कोई डाउट हो तो मुझे पेन पेंसिल लेकर लाइव क्लास में पूछ लेना। इसकी क्वेश्चन आंसर समझ लेते हैं, और इसकी क्वेश्चन आंसर के साथ में इसके कौन कौन से प्रश्न करने हैं वो भी समझ लेते हैं। ये क्वेश्चन जो आपके प्रश्न पहला है, क्रिया किसे कहते हैं। पहला प्रश्न, क्रिया किसे कहते हैं, इस क्रिया की डेफिनेशन और उसके एक उदाहरण देना। दूसरा, क्रिया के कितने भेद हैं, भेदों के नाम लिखने, उनका एक एक उदाहरण दे देना। तीसरा, पूर्वकालिक क्रिया और पूर्वकालिक कृदंत क्रिया में क्या अंतर है, सोदाहरण उदाहरण सहित बताना। जिसके उदाहरण नहीं पूछे उसको भी एक एक उदाहरण तो देना ही अपने को। निम्नलिखित के बीच अंतर बताना है, अंतर क्या है, अकर्मक और सकर्मक में दोनों की परिभाषा और एक एक उदाहरण, ये अंतर हो जाएगा। एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक, इसमें भी परिभाषा दोनों की और एक एक उदाहरण। प्रथम प्रेरणात्मक और द्वितीय प्रेरणात्मक, इसकी भी परिभाषा और उदाहरण देना। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ वाला है, मूल क्रिया को प्रथम प्रेरणार्थ क्रिया में बदलकर उन्हें वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ठीक है, ये पांचों क्वेश्चन आपको कॉपी में करना है। और नेक्स्ट 6, 7, 8, 9 और 10 ये क्वेश्चन आपको बुक में करना है, बुक में फिलअप करना है। क्वेश्चन लिखे हुए हैं उनके आगे उनको भरना है। ये आप जितना भर सको उतना भरना, नहीं तो मैं आपको लाइव में सॉल्व करवा दूंगा। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, माता पिता का कहना माने और अपना कार्य समय पर करें। विद्यार्थी जीवन का लक्ष्य पढ़कर आगे बढ़ना और सबको खुशियाँ देना होता है। धन्यवाद।